हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। और उम्मीद यही है कि आप सभी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल जोश बनाए हुए हैं, क्योंकि डेली पढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा, माइंड में कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आएगी। और ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कुछ कम नहीं कर रहे हैं। जब भी माइंड में ये चीज आ जाती है कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द फीडियाज एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फीडियाज एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करने का मैंने जो इसका डाटा देखा है, ठीक है, उसमें मैंने देखा है कि काफी बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई क्लास मिस नहीं होगी। तो बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। तो और किसी टॉपिक पे, चाहे वो ईवीएस का टॉपिक है या साइंस का टॉपिक है, किसी भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में फीडबैक देके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे भी कुछ क्वेश्चन लेके आए, तो हम लेके आएंगे। ठीक है, बच्चों की डिमांड थी कि कुछ बेसिक साइंस की क्लासेस भी हो। ठीक है, तो बेसिक साइंस की क्लासेस क्वेश्चनेयर के रूप में आपके सामने आई है, और उसमें आपको टॉपिक सारे ही कवर होंगे, पर क्वेश्चन पहले लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि वो टॉपिक है क्या। चलिए, कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज फिर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साइंस में हम 10 ही क्वेश्चन रखेंगे। विच वन मिक्स्ड विद पेट्रोल नाउ एडेज टू मेक गैसोहोल एंड इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर। आजकल पेट्रोल में किसका मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है और इसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जाती है। पेट्रोल में देखिए, आप सभी जानते हैं पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन, और ये पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम से मिलता है। आपको कल भी बताया गया था पेट्रोलियम शब्द दो चीजों से बना है, पेट्रा और ओलियम। तो पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, रॉक से निकला हुआ ऑयल पेट्रोलियम है। तो ये मोस्टली जो है वो नदियों से बहुत सारी चीजें अपने साथ बहा के लेके जाई जाती है समुद्र में। ठीक है, वो बाद में प्रेशर में नीचे, जहाँ लिक्विड फॉर्म में पानी के नीचे होती है वो चीजें, वहां पर ये कुछ हजार साल लाखों सालों बाद ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हाई एनर्जी का सोर्स होता है, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होता है। अब क्योंकि पेट्रोलियम हम बहुत सारी डिमांड हमारे पेट्रोलियम की बाहर से इंपोर्ट करके होती है, तो हम पेट्रोलियम का दूसरा एक नाम है गैसोलीन। पेट्रोलियम का, सॉरी, पेट्रोल का नाम है गैसोलीन। इस गैसोलीन में अगर अल्कोहल मिला दे तो उसे कहते हैं गैसोहोल। ठीक है, तो गैसोहोल बनाया जा रहा है पेट्रोल मिला के, और उसमें भी देखिए ब्यूटेन नहीं है, बेंजीन नहीं है। हम अल्कोहल, जो जिसके पीछे ओल लिखा होता है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये मिथेनॉल भी नहीं है, इथेनॉल बना मिलाया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। ठीक है, ताकि बाहर से इंपोर्ट की डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, हमारी करेंसी बाहर कम जाए। और दूसरा, इथेनॉल मिलाने का एक फायदा होता है कि इसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, मतलब वो पेट्रोल माइलेज भी ज्यादा देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज का टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। तो विटामिन सी एक विटामिन दिया है, उसका साइंटिफिक नेम दिया है, उसकी डेफिशिएंसी है होने वाला जो रोग है वो दिया हुआ है। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है। उसके बाद इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है। नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी इसको हिंदी में कहते हैं, रात को आपको धुंधला दिखाई देता है, तो आप देखिए ठीक है या नहीं है। उसके साथ साथ विटामिन बी, इसको थायमिन कहते हैं, और इसकी वजह से सूखा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें एकदम से सडन आप देखेंगे आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी ठीक है या नहीं देखिए। उसके बाद विटामिन डी राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से पेलेग्रा होता है।
तो आपके हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें गलत है? तो मुझे लगता है पहला कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन ए इसका रेटिनॉल है, ये नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात को आपको धुंधला दिखाई देता है। और वैसे भी विटामिन ए आपको टेबलेट दी जाती है जब आईज के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम आप याद रख सकते हैं। ये रेटिना को इफेक्ट करता है, एक तरह से देखा जाए तो आंखों से रिलेटेड डिजीज हो जाता है इसकी वजह से। ये पीले फलों से मिलता है, दूध से मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से हो जाता है। उसके बाद निक्टोलोपिया इसका दूसरा नाम है, निक्टोलोपिया इस बीमारी का। उसके बाद है विटामिन बी, इसका साइंटिफिक नेम थायमिन ही है। बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल ठीक है। बी से बेरी बेरी, ठीक है। सी से फिर सकर्वी, ये भी ठीक है। विटामिन डी इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम देखिए, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे में बोन जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो बोन्स में होता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम से इसका नाम कैल्सीफ्रोल होता है, कैल्सीफ्रोल। और रिकेट्स, बोन्स और टीथ को ये इफेक्ट करता है। तो विटामिन डी ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच लेंस इज यूज टू क्योर लॉन्ग साइटेडनेस डिजीज? कौन से लेंस को यूज किया जाता है लॉन्ग साइटेडनेस डिजीज के लिए? कल इस पे बात की थी। लॉन्ग साइटेडनेस दूरदृष्टि रोग का मतलब है दूर की चीजें तो दिखाई देगी, लेकिन नियर की चीजें वो आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा दृष्टि हो जाती है जिसमें केवल दूर की चीजें दिखाई देती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आई बॉल है वो इलोंगेटेड इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और जो लाइट आती है वो पीछे की तरफ जाके इमेज बनाती है, रेटिना के पीछे की तरफ इमेजेस बनाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक उत्तल लेंस या कि कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस दोबारा यूज करते हैं। इससे क्या होगा, वो यही वाली लाइट थोड़ी सी और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा ये पहले से ही, और फिर बाद में ये और कन्वर्ज होके यहीं पर रेटिना पे जाकर इमेजेस बना देगी। अब ये कितना कन्वर्जेंस करना है वो डिपेंड करेगा कि आपको ये आई बॉल की शेप कैसी है, उस हिसाब से आपका जो चश्मे का नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस, दिस इज राइट आंसर। दर्पण काट दीजिए, मिरर नहीं यूज होते, लेंस यूज होते हैं जिसमें से आर पार लाइन चली जाए, लाइट चली जाए। ये यूज किया जाता है ऑफ द लेंस शॉर्ट साइटेडनेस के क्योर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट वेयर? आंख में इमेज कहाँ पर बनती है? तो कई सारे नाम होते हैं आईज में। अगर देखें आई का ये जो पार्ट होता है, ये जिसमें लेंस लगा होता है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम आइरिस। और ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये लेंस है, आई लेंस है। और उसके बाद पीछे की तरफ यहाँ पर होता है रेटिना, ठीक है। तो लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, और लाइट आँख की पुतली फैल जाती है या सिकुड़ जाती है जब लाइट ज्यादा हो जाती है। तो हमारे लाइट के एंट्रेंस को, लाइट कितनी एंटर करे उसको कंट्रोल करती है। और जब रात होती है तो वो पुतली जो है, सॉरी, जब लाइट जो है ज्यादा होती है तो वो सिकुड़ जाती है और कम लाइट को अंदर आने देती है। ये आइरिस की वजह से होता है, ठीक है। ये आइरिस ये काम करता है, ठीक है, प्यूपिल के रास्ते को कम या ज्यादा करने का काम। और अगर लाइट कम है तो ये रास्ते को ज्यादा खोल लेते हैं, पुतली फैल जाती है, ठीक है। तो लाइट एंट्रेंस को कौन अफेक्ट करता है? आइरिस। लाइट एंटर कहाँ से करती है? प्यूपिल से। और इमेज कहाँ पर जाकर बनती है? रेटिना पे, ठीक है। तो आई इमेज इज फॉर्म्ड एट लेंस ऑफ आई, लेंस ऑफ आई पे नहीं बनती है। रेटिना हमारा आंसर है। कॉर्निया पे भी नहीं बनती है। आइरिस से तो हमने बताया कि लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट अंदर जाए कितनी नहीं। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट आई? आंख के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इन ह्यूमन आई लेंस इज कन्वेक्स टाइप। बिल्कुल, आप जानते हैं हमारी आंख में लेंस कैसा होता है? कन्वेक्स टाइप होता है। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है? डेविल क्वेश्चन है, ये हमेशा गलत होता है।
ठीक है, ध्यान से ना पढ़े तो। इन आई डोनेशन ओनली कॉर्निया इज डोनेटेड, केवल कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ठीक है। द इमेज फ्रॉम दैट रेटिना इज इन्वर्टेड एंड रियल, विच द व्हाइट पार्ट अपीयरिंग इन द आई इज कॉल्ड एज आइरिस, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सही बात है, जब आई डोनेशन किया जाता है तो कॉर्निया का डोनेशन किया जाता है, ध्यान रखिए, रेटिना का नहीं, ये ठीक है। इमेज जो हमारी आंख में बनती है वो बिल्कुल रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, जितना सामने जितनी बड़ी चीज होगी उतनी ही बड़ी चीज हमें वो दिखाई देती है, लेकिन हमारी आंख में के रेटिना पे वो इमेज उल्टी दिखती है, मतलब अगर हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा तो हमें उतने ही साइज का रियल और उल्टा दिखाई देगा, तो आई के रेटिना पे। लेकिन उसके बाद रेटिना से अटैच कुछ नर्व ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व यानी कि जो आई से रिलेटेड नर्व्स होती हैं जो ब्रेन में जाती है, और बाद में ब्रेन में जाकर इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा किया जाता है, ठीक है। तो इस फिर हमें चीजें सीधी दिखाई देती हैं, तो ये ठीक है। व्हाइट पार्ट अपीयरिंग इन द आई इज कॉल्ड एज आइरिस, नहीं, आइरिस तो मैंने अभी बताया ब्लैक पार्ट को कहते हैं, जो कि लाइट के एंट्रेंस के रास्ते पे होता है और उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। Which part of eye control the amount of light entering in it by contracting in intense light and expanding in dim light? आंख का कौन सा भाग तीव्र प्रकाश को में सिकुड़ कर मंद प्रकाश में विस्तार करके उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? अभी हमने बात की थी कि जो लेंस को होल्ड करके रखता है वो वाला पार्ट की बात की थी, और उसमें बताया था आपको कि आइरिस जो है ये क्या करता है, ये सिकुड़ जाता है, रास्ते को कम कर देता है, आंख की जो प्यूपिल है उस प्यूपिल के रास्ते को कम कर देता है, ठीक है। ये है आइरिस, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। आइरिस प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल, ठीक है। कॉर्निया आई डोनेशन में डोनेट किया जाता है, ठीक है, और रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है, रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट एंटर्स इन आई थ्रू विच, फिर से प्रकाश जो है वो नेत्र में किस माध्यम से प्रवेश करता है, किस रास्ते से प्रवेश करता है? आइरिस से, प्यूपिल से, या रेटिना से, या ऑप्टिक नर्व से? तो अभी हमने आपसे बात की थी कि आइरिस तो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, ये लाइट कितनी एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है। अगर लाइट ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और लाइट के रास्ते को छोटा कर देगा। उसके बाद अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे तो ज्यादा थी, लाइट इंटेंसिटी अगर कम है तो ये क्या करेगा, ये रास्ते को थोड़ा सा खुला कर देगा, ठीक है। तो ये पुतली फैल जाएगी। आप लाइट में जाके देखिए, आपके आंख में जो काले कलर का चीज दिखती है तो वो उस जब लाइट में जाएंगे वो छोटी हो जाती है, और अगर छाया में जाएंगे तो वो बड़ी हो जाती है, वो इसी के कारण होती है। प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, ये हमारा सही आंसर होगा। रेटिना पे इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जो इमेज बनी है उसका सिग्नल जाता है और वहां पर जाकर इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर दिया जाता है। व्हाट इज नॉर्मल डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि के लिए सामान्य दूरी क्या है? अगर आप किसी चीज को स्पष्ट देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, तो आप की आई से वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये 37 सेंटीमीटर होना चाहिए, 16 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 17 सेंटीमीटर होना चाहिए? क्वेश्चन ये है, बताइए। अगर आप किसी चीज को बिल्कुल स्पष्ट देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, वैसे तो आप धुंधला देख सकते हैं, आप आंखों के पास चीजें लेके आएंगे तो जैसे लेके आएंगे तो वो धुंधली होती चली जाएगी। तो आपको 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो चीज रखनी पड़ेगी अगर आप उसको क्लियर देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 से आगे भी क्लियर दिखाई देगी, लेकिन 17 से वो क्लियर विजन शुरू होता है, ठीक है। 37 इससे नीचे लेके आएंगे तो चीजें धुंधली दिखाई देंगी। विच मिरर इज यूज्ड इन सेविंग मिरर,
तो मिरर की बात हो रही है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है, जो सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, जो हाथ में लेके जो शेविंग वगैरह करते हैं घर पे, ठीक है। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस। लेंस तो काट ही दीजिए क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्लेन मिरर जो यूज किया जाता है वो ड्रेसिंग टेबल में यूज किया जाता है। ड्रेसिंग टेबल जो होती है उसमें ये प्लेन मिरर यूज किया जाता है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इमेज बड़ी दिखाई देती है, इमेज जो है वो लार्ज दिखाई देती है। तो सेविंग मिरर में क्या होता है, क्योंकि हर चीज फोकस करके सेविंग करनी होती है, तो चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए हर चीज पे फोकस करते हुए। तो ये आपको शेविंग मिरर में बिल्कुल यही यूज होता है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर आपको बताया है कि जो कार होती है उसका जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में यूज होता है, क्योंकि इसमें इसके साथ साथ रियर मिरर में भी यूज होता है, रियर मिरर में भी यूज होता है। इसके पीछे रीजन है कि इसमें इमेज जो है वो छोटी दिखाई देती है, ठीक है। और छोटी इमेज दिखाई देने की वजह से आपको कार ड्राइव करते टाइम उस छोटे से ही मिरर में बहुत बड़ा एरिया जो है दिखाई दे जाता है, कितनी कार साइड से जा रही है, पीछे से आ रही है, और आपको ड्राइविंग में हेल्प मिलती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो गया, कनकेव मिरर सेविंग मिरर में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच मिरर इज यूज्ड इन कॉमन मिरर लाइक मिरर इन ड्रेसिंग टेबल इन होम। तो कॉमन मिरर में कौन सा यूज किया जाता है, अभी मैंने आपसे बात की थी इस बारे में, इसका आंसर भी बताया था, बताइए। प्लेन मिरर, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, लेंस तो काट ही दीजिए, अवतल दर्पण। तो मैंने कहा था कि जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है, ठीक है, प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि ड्रेसिंग टेबल में अपनी इमेज पूरी देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल का जो साइज है वो कम से कम कितना होना चाहिए। मान लीजिए आप 5 फीट के हैं या 6 फीट के हैं, तो आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो आपको ड्रेसिंग टेबल कम से कम कितने साइज का लेना पड़ेगा। तो जितना आपका हाइट है, कम से कम हाफ हाइट का आपको ड्रेसिंग टेबल लेना पड़ेगा, तब आप पूरे दिखाई देंगे, अदरवाइज आपके बॉडी के कुछ पार्ट कट जाएंगे। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, इन इंस्ट्रूमेंट में आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज सही से मैच नहीं किया गया है। सबसे पहला है हाइड्रोमीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व। उसके बाद हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी यानी कि जो हवा में नमी होती है उसको कह रहे हैं। इलेक्ट्रोमीटर, हार्ट बीट। सीज्मोग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोमीटर जो कहा गया है बिल्कुल सही है, हाइड्रोमीटर से पानी की डेंसिटी को हम मापते हैं। उसके बाद हाइग्रोमीटर, इसमें हवा में जो ह्यूमिडिटी है उसको हम मापते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रोमीटर हमारा पेयर मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमीटर आप मिल्क की डेंसिटी को मापते हैं, मिल्क डेंसिटी से आपको पता चलेगा कि ये मिल्क शुद्ध है, प्योर है, या इसमें पानी की मिलावट की जा रही है। तो मिल्क की प्योरिटी को भी इससे कह सकते हैं कि मिल्क की प्योरिटी को मापते हैं। लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर, तो उसका कितना कंटेंट है ये उसको देखता है। अगर किसी दूध देने वाले ने, जैसे मदर डेयरी या अमूल पे अगर दूध सप्लाई करेंगे, तो आपके दूध वो आपके कहने से गाय या दूध का दूध नहीं मानेगा कि गाय का दूध है, इसका भैंस का दूध है, वो मानेगा केवल उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसका रेट डिसाइड करेगा। आपने पानी मिलाया है तो उसको कम रेट लगाएगा, और पानी नहीं मिलाया है तो उस हिसाब से रेट आपको मिल जाएगा। तो ये लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी के लिए होता है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, सिज्मोग्राफ। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापता है ये भी ठीक हो गया। ठीक है, तो लैक्टोमीटर हमारा सही आंसर हो गया। अब बात आई हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट को किससे देखते हैं? स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को देखते हैं। चलिए, हमने कॉम्बिनेशन जो गलत था उसको भी ठीक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। द फ्रंट साइड ऑफ प्लेन्स, सैटेलाइट्स एंड बुलेट ट्रेन आर डिजाइन थिन एयर पॉइंटेड। किस लिए विमानों को, उपग्रह को और बुलेट ट्रेनों के आगे के हिस्से को पतला डिजाइन किया जाता है? आपने देखा होगा विमान है या कोई उपग्रह भेजा जा रहा है या बुलेट ट्रेन है
इनके आगे के हिस्से को पतला कर दिया जाता है। ऐसा डिजाइन क्यों बनाया जाता है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन विद एयर बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर वायु के साथ घर्षण बढ़ाने के लिए। टू डिक्रीज फ्रिक्शन बाय डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाकर घर्षण कम करने के लिए। टू मेक इट लुकिंग अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, इसे आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए। टू मेक इट मोर डिजाइनर, इसे और अधिक डिजाइनर बनाने के लिए, मतलब काफी फैंसी बनाने के लिए। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसके सामने के हिस्से को नुकीला बनाया जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हवा साइड से निकल जाए, और हवा साइड से निकल जाएगी तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। डिक्रीज द फ्रिक्शन बाय डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, और जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही वो तेजी से भी उड़ेगा और उतना ही फ्यूल भी कम लगेगा, उतनी वो स्पीड होगी उसकी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस आज थोड़े से इजी है, एक्सप्लेनेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हम 10 से 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर बिकॉज ऑफ व्हाट? आसमान का नीला रंग और सुबह शाम को सूरज का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए, हमारा जो हमारी जो सूरज से आने वाली जितनी भी रेडिएशंस है, उसमें कुछ रेडिएशंस होती हैं जिन्हें कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेज, जिन लाइट्स को हम देख सकते हैं। कुछ ऐसी लाइट्स भी हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, ये भी तो आती है उससे। और इसके अलावा और भी इंफ्रारेड रेज है, वो भी आती है, लेकिन उनको हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। उनको इंस्ट्रूमेंट से हम बाकी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से तो हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको देख कर नोटिस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विजिबल रेज जो व्हाइट लाइट है उसको हम देख सकते हैं। विजिबल रेज जो होती है वो 7 कलर से बनी होती है। पहला है वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर होते हैं। जो हमारी लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, वो इन 7 कलर से मिलके बनी होती है, विबग्योर इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया कौन सा? वायलेट, उसके बाद इंडिगो आसमानी, उसके बाद ब्लू नीला, फिर हो गया ग्रीन हरा, फिर हो गया येलो, फिर हो गया ऑरेंज, और फिर हो गया रेड, ठीक है। तो आसमान का नीला रंग जो है सुबह और शाम को सूरज का लाल रंग किसके कारण होता है? अब इससे हम स्टडी करेंगे कि जैसे हम वायलेट से नीचे की तरफ चलते हैं, रेड की तरफ चलते हैं, तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, और ऊपर की तरफ आए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। वेवलेंथ का मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूरज से आने वाली जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव्स की तरह काम करती है, और इस तरीके से वो वेव जो है शो की जाती है, ठीक है। तो इस पार्ट को कहते हैं ट्रफ, और इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और इन द मिडल से लेकर अगले पार्ट के मिडल तक का जो पार्ट होता है, इसको इसकी वेवलेंथ कहते हैं। तो जितनी भी चीज, कोई वस्तु जितनी भी ज्यादा हॉट होगी, जैसे सन है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हॉट जो चीज होगी उससे जो रेज निकलेगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की निकलेगी, ठीक है। और जो लेस हॉट होगी उससे जो वेवलेंथ निकलेगी वो लॉन्ग वेवलेंथ की निकलेगी, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशन होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक भी चले जाते हैं। लेकिन अगर रास्ते में इनके रुकावट आ जाए, जैसे सूरज सुबह की बात करें, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सूरज की बात करें तो सुबह के टाइम जो सूरज होता है और दोपहर के टाइम जो सूरज होता है, उसकी लोकेशन अगर हम देख लें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये सन है दोपहर में हमारे सिर के ऊपर होगा, और सुबह के टाइम हमें वो यहाँ दिखाई देगा, शाम के टाइम हमें वो यहाँ दिखाई देगा। तो सन की जो रेज है यहाँ पर, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सुबह के टाइम वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। लेकिन किसमें डिस्टेंस कवर कर रही है? वो एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ मैं। इस एटमॉस्फेयर में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ एटमॉस्फेयर में यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन दोपहर के टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? इतना, यहाँ से लेकर
इतने एटमॉस्फेयर में कर रही है वो डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर से सूरज की किरणें जाएंगी उतना ही ज्यादा उसमें स्कैटरिंग होगी, रास्ते में रुकावटें होंगी, धूल के कण होंगे, बादल होंगे, हवा होगी, तो उसकी वजह से सन की रेज टूटने लग जाएगी। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये इतना ज्यादा एटमोस्फेयर में कवर होने के कारण सबसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो सबसे पहले टूट जाएगी। ये टूट गई, ये भी टूट गई, ये भी टूट गई, ये भी टूट गई, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली रेड बच गई। इसलिए सुबह सुबह बाकी सारी लाइट्स टूट जाएंगी और ज्यादा ज्यादा रुकावट की वजह से, ज्यादा एटमोस्फेयर को कवर होने की वजह से सन हमें सुबह रेड दिखाई देगा। सेम चीज शाम में भी होगी, बाकी सारी जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं वो जल्दी टूट जाएंगी रुकावट की वजह से, और रेड हमें सन शाम को भी दिखाई देगा। ठीक है, और इसने कहा कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई, तो स्काई जो होता है, जैसे ही लाइट एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वायलेट टूट जाएगा, इंडिगो या ब्लू यहाँ इसके आसपास हमारा कलर आ जाएगा, लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी, जो ब्लू लाइट है वो टूटने लग जाएगी और पूरे पूरे स्काई के अंदर स्कैटर हो जाएगी। तो हमारा जो स्काई है वो असल में जो स्पेस है उसका कलर नहीं दिखा रहा, ये जो हमारा स्काई है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइट का कलर है दिखा रहा है। तो हम अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ पे रहते हुए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन स्पेस में जाएंगे तो हमें रियल में दिखाई देगा स्पेस ब्लैक, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होके हमारा, तो यहाँ से आंसर हमारा हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है वो सीवी रमन नाम के भारतीय ने दिया था। इसकी वजह से सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला और साथ ही साथ इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कलर इज नॉट ए प्राइमरी कलर। देखिए, तीन कलर प्राइमरी कलर होते हैं जिनको मिला के हम कोई भी कलर बना सकते हैं और तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करें तो व्हाइट कलर भी बन जाता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, तो हमारा सही आंसर यहाँ होगा येलो। बाकी तीनों कलर जो रेड, ब्लू और ग्रीन है ये सारे प्राइमरी कलर है, इनको अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हम मिलाए तो व्हाइट कलर बन जाता है, और अलग अलग प्रोपोर्शन में बनाए तो बाकी जितने भी कलर हो सकते हैं वो बन सकते हैं। तो प्राइमरी कलर ये हो गए। रेड रोज इन ग्रीन लाइट विल अपीयर एज व्हाट। देखिए, ये रिफ्लेक्शन के टॉपिक से है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ही आपको कंफ्यूज करता है। तो चलिए पहले तो हम समझते हैं कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, हमें चीजें दिखाई क्यों देती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में, ठीक है, उसमें लाइट नहीं है, आपके हाथ में टॉर्च है और सामने की दीवार पर कोई तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, तो आपने एक बैटरी ली और बैटरी से इस तस्वीर पर लाइट फेंकी। ठीक है, तो अगर जब तक आपने लाइट इस पर नहीं फेंकी थी तब तक तो ये दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा कमरा है, लेकिन जैसे ही आपने इस तस्वीर पे लाइट फेंकी तो इस तस्वीर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज पे आएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आईज पे आई तब आपको दिखाई दिया है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो चीजें दिखाई देती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कोई चीज किसी कलर की क्यों दिखाई देती है। देखिए, आपने व्हाइट लाइट जो है, मान ली सूरज की किरणें हैं, किसी चीज पे पड़ती है तो वो चीज कोई तो ब्लू कलर की दिखाई देती है, कोई रेड कलर की दिखाई देती है, कोई येलो कलर की दिखाई देती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की चीजें दिखाई देती है, कोई व्हाइट भी दिखाई दे जाती है और कोई कोई ब्लैक भी दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो इसका कारण यह होता है कि अगर किसी चीज पे कोई लाइट, सूरज की, अब हम सूरज की लाइट डाल रहे हैं, तो जब सन की लाइट किसी चीज पे गिरती है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है उस पर ये लाइट गिर रही है, तो ये क्या करती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है यानी कि व्हाइट लाइट के 7 कलर्स है, इनमें से कुछ को तो ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो कलर इसने रिफ्लेक्ट किया ना वो इसका कलर हो जाएगा, बाकी चीजों को इसने ऑब्जर्व कर लिया। देखिए, जैसे हमारे हेयर्स है, हमारे हेयर्स ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसने 7 के 7 विबग्योर का स्पेक्ट्रम जो है उसके 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है,
और एक को भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसलिए वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रहे हैं। और अगर अब कोई व्हाइट पेज है, कॉपी का पेज है, तो उस पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, 7 के 7 को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो व्हाइट कलर की दिखाई देती है। व्हाइट का मतलब है सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए, ब्लैक का मतलब सारे के सारे ऑब्जर्व हो गए। अब येलो का मतलब है बाकी सारे ऑब्जर्व हो गए, येलो को रिफ्लेक्ट कर दिया। रेड का मतलब है बाकी सारे ऑब्जर्व हो गए, 6 के 6 बाकी रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया। ब्लू का मतलब यही है, एक को रिफ्लेक्ट कर दिया और 6 को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है। अब इसने कहा है कि हरे रंग में लाल गुलाब किस रूप का दिखाई देगा। ये लाल गुलाब इसलिए दिखाई देता है लाल, क्योंकि सूरज की किरणें जब इस पे पड़ती है तो ये बाकी 6 को ऑब्जर्व कर लेता है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर इसको व्हाइट लाइट मिले ही ना, ठीक है, मान लीजिए वो गुलाब है और आपने उसको सूरज की लाइट में ना रखे, कहीं कमरे में रखा और उसमें ग्रीन लाइट का बल्ब जला दिया, ठीक है, तो आप अब उसको रेड कलर तो मिला ही नहीं, ठीक है, अब इसको मिला है ग्रीन कलर। और अब आपको पता है कि विबग्योर में ये क्या करता था, ये सभी 6 के 6 कलर को ऑब्जर्व कर लेता था, और जो ऑब्जर्व कर लिया है तो उसका कोई कलर दिखाई नहीं देता, ब्लैक कलर दिखाई देता है, लेकिन रेड को रिफ्लेक्ट करता था। अब इसको रेड मिला ही नहीं, इसको केवल ग्रीन मिला है, ठीक है, ग्रीन को तो ये ऑब्जर्व कर लेगा और अब ग्रीन को ऑब्जर्व करने के बाद ये ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, तो हरे रंग में लाल गुलाब को रखे तो वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट भी हो जाता है। एक पौधा है जो ग्रीन कलर के पत्ते हैं, ठीक है, उसको आप रेड कलर की लाइट में रखें तो रेड को तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा, तो ये भी ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, मतलब उसको अपना कलर नहीं मिला है तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा वो, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे सभी बच्चों के लिए। AEES के एग्जाम के लिए तो ये साइंस का सब्जेक्ट हो ही गया, इसरो के एग्जाम के लिए भी साइंस पे फोकस होगा और KVS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे चीजें। DSSB वाले बच्चे भी करें, बहुत कंसेप्ट को समझा समझा के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, तो आपको ये हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। किसी भी एग्जाम की GS के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो वहां ये क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं पहले से ही, तो ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए। चलिए, अगर आपको क्लास ये पसंद आई है और आप और भी ऐसी क्लासेस चाहते हैं साइंस की, ठीक है, ये पहली बार साइंस की क्लासेस जो है ट्रायल के रूप में शुरू की गई है, आपको पसंद आई है तो जरूर हमें बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि और कंटिन्यू हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे बढ़िया चीज जो है वो सब ध्यान रखें कि आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल में रोजाना क्विज होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, आप उसको ज्वाइन करें जरूर, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर, एक टेस्ट देख सकेंगे, और ऑल इंडिया लेवल से बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं तो आपको ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन भी समझ में आएगा। तो क्विज में जरूर ज्वाइन करें, क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं तो द फिडेज एकेडमी नाम से सर्च करें तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड बच्चे हैं। ठीक है, हाँ, आप सब बच्चे अगर KVS PRT में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको क्वालिटी क्लासेस दी जाएगी, बिल्कुल टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग सिलेबस चीजें हैं। डेमो क्लास आप जाके देख सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, आपको डेमो क्लास मिल जाएगी। और DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, क्या DSSB की PRT की तैयारी करना चाहते हैं या TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर कोर्स अवेलेबल है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं। जो 8 तारीख को आपका गूगल फॉर्म का KVS का जो टेस्ट होना था वो 9 तारीख को होगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि टेस्ट के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, उसके बाद उनको फीड करना होता है और एक ट्रायल करके देखना होता है। वो ट्रायल ना हो तो की गलत हो जाती है, कभी कभी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाती है, तो वो 9 सितंबर को होगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो साइंस का है उसको एक दिन आगे बढ़ा के 11 सितंबर रखेंगे। ठीक है, तो आप सब बच्चे रिवीजन करें, तैयारी करें। इसके अलावा KVS PRT का टेस्ट 3 जो है वो अपलोड होने वाला है, आप उस पर भी फोकस करें। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहे। और कोई भी डाउट है, डाउट का क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में जुड़िए, जो आप तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस जो हमारी यूट्यूब की है उनको
देखिए। शाम को CDP की क्लासेज होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, तो आप पेडागोगी जो क्लासेज होती है उसमें जरूर जुड़िए। आपको बहुत क्वालिटी का कंटेंट देने की कोशिश है। चलिए, आप सभी अपना मनोबल बनाए रखें। सबसे बड़ी चीज है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन को बना के रखें। मोटिवेशन से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। गैप बना के पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ जब नींद आती है, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर नींद आ जाती है, बहुत सुस्त हो जाते हैं। तो जब नींद आती है तो सो जाइए, ठीक है। उसके बाद उठ के पढ़िए, फिर देखिए कितना अच्छा पढ़ाई होगी। लेकिन हाँ, आप एक्सरसाइज भी करें, कहीं ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा नींद आ रही है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट ले। कभी कभी आपको स्लीपी इस वजह से फील होता है क्योंकि आप अच्छी डाइट नहीं लेते और दिमाग पे लोड होता है तो आपको नींद आने लग जाती है, ठीक है। तो इस चीज पे भी फोकस कीजिए कि आपकी डाइट ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको डाइट अच्छी लेनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। सबसे जरूरी चीज ये है, जीवन में सफलता मिलने पे आप खुश नहीं हो तो फिर दिक्कत है। तो आपको खुश रहना सबसे जरूरी है, इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने आपको जो रखिए, सारी टेंशन भूल जाइए। ये टेंशन समय के साथ सब खत्म हो जाती है, ठीक है। कंपटीशन जो है वो कंपटीशन का उत्तर कंपटीशन दीजिए, आराधन का उत्तर आराधन से दीजिए, मेहनत का उत्तर मेहनत से दीजिए। आलोचनाओं को, जो पत्थर आप पे फेंके जा रहे हैं आलोचनाओं के, उनको अपनी जो एक इमारत खड़ी करनी है सफलता की, उसकी नींव में यूज कर लीजिए, ठीक है। अच्छी बात है, आपको फ्री में पत्थर मिल रहे हैं, उनको यूज कीजिए। अपने फॉलोअर्स को, अपने पर्सन्स को में बदलने का समय आ गया है और लोगों की गालियों को तालियों में बदलने का समय आ गया है। मादा रखिए, अपनी मेहनत में रंगत लेके आइए। जय हिंद, जय भारत।